अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आप सबको पता तो होना है कि पीसीबी ने नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है, जो कि बिल्कुल एक कह लें आप बहुत बुरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। आप समेत मैं भी इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि यार ये बहुत ही बुरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। पाकिस्तान ने टेस्ट फॉर्मेट को ज़्यादा अहमियत देने पे जोर दिया है, पर इस चीज़ का यार रद्दी बराबर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे टेस्ट मैचेस पूरे WTC में मसी 10 से 12 होते हैं। हमारे टेस्ट मैचेस इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया की तरह 27-30 नहीं होते हैं इस WTC साइकिल में। इस सब की वजह आपको पता है वो कि पाकिस्तान का जो रैंक है आपके सामने, और जो पाकिस्तान की टेस्ट परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने है। हमारी परफॉर्मेंस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के लेवल की नहीं है। हमारी परफॉर्मेंस बस एवरेज टाइप, आप एवरेज भी आप बुरी कह सकते हैं। एवरेज परफॉर्मेंसेस भी हमारी नहीं है, जिस वजह से हमारे मैचेस भी बहुत कम होते हैं। जैसे बांग्लादेश के देख लें आप, या दूसरे श्रीलंका के देख लें, टेस्ट मैचेस बहुत कम होते हैं। इस तरह हमारे भी टेस्ट मैचेस बहुत कम होते हैं। अच्छी चीज़ है कि आप टेस्ट फॉर्मेट्स को अहमियत दे रहे हैं, लेकिन T20 को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। और आपने T20 को सबसे निचली कैटेगरी में रखा हुआ है। जैसे जैसे दौर गुजरता जा रहा है, लोग और जो क्रिकेट के फैंस है, क्रिकेट T20 की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है, और लोग जो ओडीआई टेस्ट फॉर्मेट्स को उनको भूलते जा रहे हैं। मैं इस चीज़ के टोटली अगेंस्ट हूँ को आप टेस्ट को और जब वनडे को भूलते जाए। असल फॉर्मेट ही भाईजान टेस्ट है। लेकिन जो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने बनाया है, ये मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि जो ए कैटेगरी है उसमें सिर्फ टेस्ट प्लेयर्स खेलेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि अच्छी चीज़ है आप, लेकिन इस चीज़ पे भी आप जोर देना कि आप आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे साल में कम से कम 15-16 मैच होने चाहिए। हमारे 2-2.5 साल में भाईजान सिर्फ 15-16 मैचेस होते हैं। आपको भी आईसीसी से अपील करनी चाहिए, उनको आप एप्लीकेशन लिखेंगे नहीं जी हम अपने टेस्ट को जी बढ़ाना चाहते हैं, रैंक फोक के दे रहे हैं हम, तो हमें ज़्यादा टेस्ट मैचेस चाहिए। आप रिक्वेस्ट करें ना, लेकिन अभी तक ऐसा आपने कुछ नहीं किया। और जो कैटेगरी ए भी आपने बनाई है उसमें टेस्ट और जी ओडीआई के प्लेयर होंगे, और जो कैटेगरी BC है उसमें आपने रखा है जी ओडीआई और T20 प्लेयर्स को। और जो कैटेगरी आपने बनाई है इसके बाद BC के बाद जो कैटेगरी D आपने बनाई है उसमें आपने T20 और T20 लीग, मतलब ये जो कैटेगरी D के प्लेयर्स होंगे वो ज्यादातर लीग्स में भी आसानी से जा सकेंगे। जो बाकी कैटेगरी के A या AB या BC के वो इतनी आसानी से लीग से नहीं खेल पाएंगे। अब ये देखिए, मुझे इस चीज का बिल्कुल समझ नहीं आता कि मतलब ऐसा कोई भी इसमें कैटेगरी नहीं है जो तीनों फॉर्मेट्स के लिए बनी हो। मतलब कि जो बंदा T20 भी खेल सकता हो, ओडीआई भी खेल सकता हो, टेस्ट भी खेल सकता हो। कैटेगरी A में आपको पता है सिर्फ टेस्ट है, AB में सिर्फ टेस्ट वनडे हैं, BC में ओडीआई और T20, और फिर D में T20 और T20 लीग्स हैं। मतलब आपके सामने कोई भी ऐसा नहीं है कैटेगरी जिसमें तीनों फॉर्मेट खेल सकते हो। अब हमारा सवाल ये है पीसीबी से, इसका बनाने का मकसद क्या है मुझे समझ नहीं लगी है। अब कुछ हमारे मेन प्लेयर्स हैं जो कि तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, जैसे कि बाबर आजम है, टेस्ट में आउटस्टैंडिंग है, वनडे में भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन T20 में इन एंड आउट हो रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से। मैं मानता हूँ उनका T20 में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है एज कम्पेयर वनडे और टेस्ट। लेकिन भाईजान मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। चलो बाबर को एक मिनट साइड पे रखते हैं। अब सलमान अली आगा जो हमारे T20 कैप्टन है, उनकी परफॉर्मेंस T20 में 0 है, जबकि वनडे और टेस्ट के वो बेहतरीन प्लेयर है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सलमान अली आगा को किस तरह की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि अगर सलमान अली आगा को T20 का कैप्टन भी रखना है तो फिर सलमान अली आगा को कैटेगरी जब वो चुन सकते हैं BC, जब वो कैटेगरी चुन सकते हैं जी D। तो मतलब वो वनडे टेस्ट नहीं खेल पाएंगे, वनडे खेल पाएंगे, टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। जबकि सलमान अली आगा इस टाइम हमारे मिडिल ऑर्डर के सबसे मजबूत बैट्समैन आप कह सकते हैं टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट में। तो ये एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार फिर इसका जिम्मेदार कौन है, फिर सलमान अली की जगह कौन खेलेगा और क्या होगा। इसी तरह शहनशाह अफरीदी तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, उनका भी यही सेम सवाल है, वो ओडीआई के कैप्टन है। मतलब शहनशाह फिर कौन सा फॉर्मेट स्किप करेंगे, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। अब बाबर पे वापस आता हूँ, मैंने शुरू में बाबर आजम की बात की थी। अब बाबर आजम का भी देखना है कि वो कौन सी कैटेगरी चूज करते हैं। अब देखें, बाबर वनडे को तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बाबर को पता है बाबर के जिस तरह का रिकॉर्ड है ओडीआई फॉर्मेट में आउटस्टैंडिंग है, टेस्ट में भी अच्छा रिकॉर्ड है। अब असल मसला बन रहा है टेस्ट या T20 का। ये देखना है बाबर आजम आप टेस्ट चूज करेंगे या T20 चूज करेंगे, क्योंकि अगर बाबर T20 चूज करते हैं उस कैटेगरी में तो बाबर जरूर आ जाएंगे, लेकिन ये फिर भी कंफर्म तो नहीं ना कि बाबर खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर बाबर कैटेगरी टेस्ट वाली कैटेगरी में जाते हैं तो जाहिर सी बात है बाबर आजम टेस्ट मैचेस खेलेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या करते हैं। ये पीसीबी ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है यार, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल फजूल तरीन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है यार। जितने मर्जी आप देख लें क्रिकेट की कंट्रीज, बड़े से बड़े मुल्क देख लें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, या छोटे मुल्क देख लें आयरलैंड, अफगानिस्तान वगैरह, यार किसी में ऐसा इस तरह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पहले इन्होंने जो था कैटेगरी A खत्म ही कर दी थी बिल्कुल भी। आपको पता होगा जब पिछले साल जब 2 साल पहले कैटेगरी आई थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया था, इसमें इन्होंने A कैटेगरी खत्म ही कर दी थी और कैटेगरी B से शुरू की थी।
तो अब इन्होंने ए फिर से लिया है और उसमें सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट्स को प्लेयर को रखा है। मुझे यार समझ नहीं आती कि मोहसिन नकवी ने इतना टाइम क्यों दिया हुआ है। इतना टाइम किसी ने भी नहीं दिया यार, जितना टाइम मोहसिन नकवी ने आकिब जवेद और माइक असलम को दिया। वो देखा ना जर्नलिस्ट ने बड़ा बहादुरी वाला सवाल पूछा, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। उसने पूछा यार कि आपने इतना टाइम क्यों दिया। उसने मोहसिन नकवी से पूछा और आकिब जवेद को भी कहा कि आपको मजीद कितना टाइम चाहिए, आप कह रहे हैं फिटनेस पर वर्क करेंगे, आपने पिछले 2.5 साल में किया क्या है। तो इस तरह उसने काफी लंबा सवाल किया और आउटस्टैंडिंग सवाल किया। हर बंदा उससे इस सवाल से पूछा और आकिब जवेद बिल्कुल बेबस हो गया। तो उसके बाद इस जवाब का कोई भी ना, जैसे कहते हैं ना, ऑप्शन नहीं था। और ये आप सबको पता है जो इन्होंने कैटेगरी बनाई है, इसमें इन्होंने सिर्फ एक बंदे को गिराने में की है, बाबर आजम को। क्योंकि इनको पता है बाबर आजम अब कैटेगरी डी या बीसी तो मुश्किल ये चुने, क्योंकि अगर बाबर आजम कैटेगरी डी चुनता है तो बाबर आजम सिर्फ T20 खेलेगा और T20 लीग ज्यादा खेल पाएगा, जो कि ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। बाबर वनडे नहीं छोड़ सकता, जरूरी सी बात है। और कैटेगरी जो बीसी है उसमें वनडे और T20 है। अब इन्होंने बाबर को फंसा दिया, अगर बाबर वो भी चूज करेगा तो बाबर आजम को हम जी T20 से ड्रॉप कर सके, वनडे खिलाते रहेंगे, तो बाबर तो फंस जाएगा। तो बाबर को ये एक किस्म का फोर्स करेंगे कि बाबर खुद ब खुद ही कैटेगरी ए बी में चले जाए, जो कि ओडीआई और टेस्ट के लिए है, ताकि इन पे इल्जाम ना है कि जी इन्होंने बाबर आजम को टीम से साइड की। इनका जो माइंडसेट है, ये बहुत तेज लोग हैं, आकिब जवेद और माइक असलम। इन्होंने एक प्लान के तौर पे ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि जी हम ऐसा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जी, और बाबर आजम जैसे बड़ा प्लेयर है, वो कैटेगरी बीसी या डी तो नहीं चुनेगा, तो वो ए बी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जाहिर सी बात है, हमारा जो प्लान है कि बाबर को T20 में नहीं खिलाना, तो वो इस तरह कामयाब हो जाएंगे। अब मेरे हिसाब से तो इसका ये मकसद बनता है यार, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। खैर अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल फारिग, अभी तक ये कंफर्म तो नहीं खैर हुआ कि किस कैटेगरी में कौन सा प्लेयर है। जब वो पीसीबी अनाउंस करेगा उस पर भी वीडियो आएगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।